आज 16 दिसंबर है। ये दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था और साथ ही जन्म हुआ था एक नए देश बांग्लादेश का। इस युद्ध के पीछे ढेरों कहानियां और किस्से हैं, कई फिल्में भी बन चुकी हैं। ये युद्ध सिर्फ 13 दिन चला था, जिसके बाद पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। इस युद्ध के कई दिलचस्प किस्से हैं। 7 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ढाका के मैदान में पाकिस्तानी शासन को ललकार रहे थे, तो उन्हें क्या किसी को भी ये कल्पना नहीं की थी कि ठीक 9 महीने और 9 दिन बाद बांग्लादेश नाम का कोई देश भी अस्तित्व में होगा। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याह्या खान ने जब 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहाँ से शरणार्थियों का भारत में आने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना के दुर्व्यवहार की खबरें फैलने लगी, भारत पर दबाव पड़ने लगा कि वह वहाँ पर सैनिक हस्तक्षेप करे। देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी ने इस बारे में थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ पर युद्ध के लिए दबाव बनाया और उनसे सलाह भी ली, लेकिन मानेकशॉ राजनीतिक दबाव में नहीं झुके और उन्होंने इंदिरा गांधी से साफ कहा कि वे पूरी तैयारी के साथ ही लड़ाई में उतरना चाहेंगे। जनरल मानेकशॉ ने 1 अप्रैल को उस समय पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को फ़ोन किया और कहा कि पूर्वी कमान को बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जैकब ने उनसे कहा, ऐसा तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीज़न है जिसके पास पुल बनाने की क्षमता नहीं है। कुछ नदियाँ 5-5 मील चौड़ी है। हमारे पास युद्ध के लिए साजो सामान भी नहीं है और मानसून भी शुरू होने वाला है। अगर हम इस समय पूर्वी पाकिस्तान में घुसते हैं तो वहीं फंसकर रह जाएंगे। इसके बाद कहा जाता है कि वैसे तो भारतीय सेना ने 4 दिसंबर की तारीख तय की थी। सेम मानेकशॉ को लगता था कि 4 उनका लकी नंबर है, सो उन्होंने तय किया था कि 4 दिसंबर को ही आधिकारिक तौर पर जंग शुरू करेंगे। मगर इससे पहले पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी। पाकिस्तानी हवाई हमले का मकसद था इंडियन एयरबेस के रनवे तबाह करना। इसके लिए उसने अपने एक F-86 विमानों को भेजा। ये काफ़ी काम का एयरक्राफ्ट था, लेकिन इससे बस एक काम ठीक ठाक नहीं हो पाता था, वो था बम गिराना। अगर 1000 पाउंड वाले 2 बम गिराने हैं तो एयरक्राफ्ट को 10,000 फुट ऊंचे जाना पड़ता था। फिर वहां से 45 डिग्री का ड्राइव लगाओ, फिर 4,500 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर एक तय रफ्तार में बम गिरा दो। इतनी शर्तें थी कि इससे गिराए गए ज़्यादातर बम निशाने पर ही नहीं गिरते थे। जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ इतना कम नुकसान हुआ कि भारत ने कुछ ही घंटों के भीतर उसकी मरम्मत कर ली। इसी दिन 3 दिसंबर 1971 इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। शाम के धुंधलके में ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के सेबर जेटस और स्टार फाइटर्स विमानों ने भारतीय वायु सीमा पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी ने उसी समय दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली में ब्लैकआउट होने के कारण पहले ही उनके विमान को लखनऊ मोड़ा गया। 11 बजे के आसपास वह दिल्ली पहुंची। मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद लगभग कांपती आवाज में अटक अटक कर उन्होंने देश को संबोधित किया। उधर भारतीय सेना ने पूर्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए पूर्वी पाकिस्तान के जैसोर और खुलना पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की रणनीति थी कि महत्वपूर्ण ठिकानों को बाईपास करते हुए आगे बढ़ते रहना। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरे युद्ध में मानेकशॉ खुलना और चटगांव पर ही कब्जा करने पर जोर देते रहे और ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने रखा ही नहीं गया था। वास्तव में 13 दिसंबर को भारतीय सैनिक ढाका के बाहर थे। तब उनके पास कमान मुख्यालय पर संदेश आया कि अमुक अमुक समय तक पहले वह उन सभी नगरों पर कब्जा करे जिन्हें वह बाईपास करके आए थे। अभी भी ढाका का कोई जिक्र नहीं था। यह आदेश उन्हें उस समय मिला जब ढाका की इमारतें साफ साफ सैनिकों को नजर आ रही थी। बताया जाता है इस पूरे युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी को कभी भी विचलित नहीं देखा गया। वह पौ फटने तक काम करती और जब दूसरे दिन दफ्तर पहुंचती तो कोई कह नहीं सकता था कि वो सिर्फ 2 घंटे की नींद लेकर आ रही है। खैर 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के चोटी के अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि इसी समय उस भवन पर बम गिराए जाए। बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों से भवन पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत उड़ा दी गई। गवर्नर मलिक ने
एयर रेड शेल्टर में शरण ली और नमाज पढ़ने लगे। वहीं पर कांपते हाथों से उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा। इसके 2 दिन बाद ढाका के बाहर मीरपुर ब्रिज पर मेजर जनरल गंधर्व नागरा ने अपनी जोंगा के बोनेट पर अपने स्टाफ ऑफिसर के नोट पैड पर पूर्वी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के लिए एक नोट लिखा। प्रिय अब्दुल्ला, मैं यहीं पर हूँ, खेल ख़त्म हो चुका है, मैं सलाह देता हूँ तुम मुझे अपने आप को सौंप दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। 16 दिसंबर की सुबह 9:15 बजे जनरल जैकब को मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। नियाजी ने जैकब को रिसीव करने के लिए एक कार ढाका हवाई अड्डे पर भेजी हुई थी। जैकब कार से थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि मुक्ति वाहिनी के लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जैकब दोनों हाथ ऊपर उठाकर कार के नीचे कूदे और बताया कि वह भारतीय सेना से है। वाहिनी के लोगों ने उन्हें इसके बाद आगे जाने दिया। जब जैकब पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा जनरल नागरा नियाजी के गले में बाहें डाले हुए एक सोफे पर बैठे हुए हैं और पंजाबी में उन्हें चुटकुले सुना रहे हैं। जैकब ने नियाजी को आत्मसमर्पण की शर्तें पढ़कर सुनाई। नियाजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, कौन कह रहा है कि मैं हथियार डाल रहा हूँ? जनरल राव फरमान अली ने इस बात पर एतराज़ किया कि पाकिस्तानी सेनाएं भारत और बांग्लादेश की संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण करें। समय बीतता जा रहा था। जैकब नियाजी को कोने में ले गए। उन्होंने उनसे कहा अगर उन्होंने हथियार नहीं डाले तो वो उनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर वे समर्पण कर देते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी। जैकब ने कहा, मैं आपको फैसला लेने के लिए 30 मिनट का समय देता हूँ। अगर आप समर्पण नहीं करते तो मैं ढाका पर बमबारी दोबारा शुरू करने का आदेश दे दूंगा। अंदर ही अंदर जैकब की हालत खराब हो रही थी। नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास 3,000 सैनिक, और वो भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। इसके बाद अरोड़ा अपने दल बल समेत 1-2 घंटे में ढाका लैंड करने वाले थे। युद्ध विराम भी जल्दी खत्म होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। 30 मिनट बाद जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो सन्नाटा छा हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर पड़ा हुआ था। जैकब ने नियाजी से पूछा, क्या वह समर्पण स्वीकार करते हैं? नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये सवाल 3 बार दोहराया। नियाजी फिर भी चुप रहे। जैकब ने दस्तावेज को उठाया और हवा में लाकर कहा, आई टेक इट इज एक्सपेक्टेड। नियाजी फिर रोने लगे। जैकब नियाजी को फिर कोने में ले गए और बताया कि समर्पण रेस कोर्स मैदान में होगा। नियाजी ने इसका सख्त विरोध किया। इस बात पर भी असमंजस में था कि नियाजी समर्पण किस चीज़ का करेंगे। इसके बाद मेजर जनरल गंधर्व नागरा ने नियाजी को साइड में ले जाकर कहा, अब्दुल्ला तुम एक तलवार सरेंडर करो। तो वह कहने लगे, पाकिस्तानी सेना में तो तलवार रखने का रिवाज नहीं है, तो फिर तुम सरेंडर क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारी पेटी उतारनी पड़ेगी और टोपी उतारनी पड़ेगी, जो हमें ठीक नहीं लगेगा। फिर जनरल नागरा ने ही सलाह दी, तुम एक पिस्टल लगाओ और पिस्टल उतार कर सरेंडर कर देना। 4 बजे नियाजी और जैकब जनरल अरोड़ा को लेने ढाका हवाई अड्डे पर पहुंचे। 4:30 बजे अरोड़ा अपने दल बल के साथ M5Q हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। रेसकोर्स मैदान पर पहले अरोड़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे। दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे, अपना रिवाल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। नियाजी की आंखें एक बार फिर से नम हो आई थी। अंधेरा हो रहा था। वहाँ पर मौजूद भीड़ चिल्लाने लगी। वे लोग नियाजी के खून के प्यासे हो रहे थे। भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों ने नियाजी को चारों तरफ से घेरा बना दिया और उसको एक जीप में बैठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गए। ठीक उसी समय इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में स्वीडिश टेलीविजन को एक इंटरव्यू दे रही थी। तभी उनकी मेज पर रखा लाल टेलीफोन बजा। रिसीवर पर उन्होंने 4 शब्द कहे, यस यस और थैंक यू। दूसरे छोर पर जनरल मानेकशॉ थे, जो उन्हें बांग्लादेश की जीत की खबर दे रहे थे। श्रीमती गांधी ने टेलीविज़न प्रोड्यूसर से माफ़ी मांगी और तेज कदमों से लोकसभा की तरफ बढ़ी। अभूतपूर्व शोर शराबे के बीच उन्होंने ऐलान किया, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की राजधानी है। बाकी का उनका व्यक्तित्व तालियों की गड़गड़ाहट और नारेबाजी में डूबकर रह गया। लेकिन जनरल मानेकशॉ की सूझबूझ और भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी से पाकिस्तान का एक बाजू कट चुका था और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हो चुका था।